Hello dear student, my name is Anil Mogre and in this video I will teach you Newton's second law of motion. So what is Newton's second law of motion? Before starting Newton's second law of motion, we must understand the basic concept of momentum. Momentum क्या होता है उसके बारे में हमको जानना बहुत ही ज़रूरी है. So whenever we examine the motion of an object, we must consider two factors. First is mass of the object and second is velocity of the object. कभी भी हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को एग्जामाइन करते हैं तो वहाँ पर दो चीज़ों को हमको कंसिडर करना बहुत ही ज़रूरी होता है. पहला मास ऑब्जेक्ट का, दूसरा वेलोसिटी. ऐसा क्यों मास और वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, उससे आपको समझ आ जाएगा. सपोज वी आर throwing two balls, the cricket ball and tennis ball. What happens? To stop the cricket ball and tennis ball, where we will apply the greater force? कहाँ पर हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? क्या क्रिकेट बॉल को रोकने में फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा या टेनिस बॉल? यस, ऑब्वियसली द क्रिकेट बॉल. व्हाई? बिकॉज क्रिकेट बॉल इज हैवियर देन द टेनिस बॉल. क्रिकेट बॉल जो होता है वो टेनिस बॉल से ज़्यादा हैवी होता है. अगर दोनों सेम स्पीड से आ रहे हैं, सो यू विल हैव टू अप्लाई द मोर फोर्स टू स्टॉप द क्रिकेट बॉल देन टेनिस बॉल, बिकॉज टेनिस बॉल इज लेस हैवियर देन क्रिकेट बॉल. क्रिकेट बॉल से कम हैवी होता है टेनिस बॉल, इसीलिए. ओके, मतलब यहाँ पर हमको समझ आता है कि जितना ज़्यादा मास रहेगा उतना ज़्यादा उस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा. यदि वो किसी सर्टेन स्पीड से या मोशन से आ रहा है. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. दो बॉल हैं, दोनों क्रिकेट बॉल हैं और हम उसको थ्रो करते हैं डिफरेंट स्पीड. तो कौन से बॉल को आप आसानी से रोक सकते हैं? डेफिनेटली द बॉल विच इज़ कमिंग एट वेरी लो स्पीड और वेलोसिटी. जो बॉल बहुत ही लो स्पीड या वेलोसिटी से आ रहा है आप उसको आसानी से रोक सकते हैं. बट जो बॉल बहुत ही हाई स्पीड से आ रहा है उसको रोकने के लिए आपको यू विल हैव टू अप्लाई द ग्रेटर फोर्स. यस, तो दो फैक्टर है यहाँ पर. देखिए वेलोसिटी जो ज़्यादा होगा जिसका, उसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है. मास जिसमें ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है. विच मीन्स दैट यहाँ फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? मास और वेलोसिटी के. यस, ग्रेटर इज द मास, ग्रेटर फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉडी. ग्रेटर इज द वेलोसिटी, ग्रेटर फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट. ओके, ग्रेटर इज द मास, ग्रेटर फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर क्लियर है कि मास और वेलोसिटी दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं. तो इसी के पीछे एक होता है कॉन्सेप्ट मोमेंटम का. मोमेंटम, अब डेफिनेशन यहाँ पर देखिए स्क्रीन में आएगा, आप उसको नोट कर सकते हैं और मैं भी बता रहा हूँ. ओके, सो व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by an object. Quantity of motion possessed by an object. It is the quantity of motion. Motion, एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, उसमें कितना क्वांटिटी होगा. ठीक है, मास और वेलोसिटी ये दोनों को यहां पर हम कंसीडर करें. एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी. सो व्हाट इज मोमेंटम? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. ठीक है, तो मोमेंटम जो होता है प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का. और यहां पर आप नोट कर लीजिए, इट इज डिनोटेड बाय लेटर पी. किससे डिनोट करते हैं इसको? पी से. ओके, अब यहां पर मास का किससे डिनोट करते हैं? एम से. और वेलोसिटी को डिनोट करते हैं वी से. तो पी इक्वल टू एम इंटू वी. सो momentum is the product of mass and velocity. And what is the unit of momentum? So you know that the unit of mass is kg. ऐसा यूनिट जो है मास का kg होता है. and ऐसा unit of velocity is मीटर पर सेकंड. So unit of
मोमेंटम इक्वल टू यूनिट ऑफ मास इज kg, यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड और kg मीटर पर सेकंड -1. Okay, so this is the unit of momentum. Okay, clear? Here SI unit of momentum is kilogram meter per second, and you can observe that the momentum is a vector quantity because it has both magnitude as well as direction. क्योंकि velocity एक vector quantity होता है और mass के साथ में वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, विच मीन्स दैट ये टोटल क्वांटिटी जो होगा ये वेक्टर क्वांटिटी होगा. ओके, नाउ वी विल सी द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ. व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स एंड चेंज टेक्स प्लेस in the direction of the force. Okay, यहाँ पर you can see on the screen the definition of the Newton's second law of motion. तो इसमें क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है किसी भी बॉडी का, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस बॉडी के ऊपर अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स के. अगर अनबैलेंस फोर्स ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज़्यादा होगा, अगर अनबैलेंस फोर्स कम होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम होगा, एंड वाइस वर्सा. ठीक है, और जो डायरेक्शन जो होगा जिसमें मतलब चेंज होगा बॉडी के, वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स जिधर है तो उधर ही चेंज प्लेस होंगे. ओके, अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी करते हैं, उसके बाद मैं इसके कुछ एप्लीकेशन भी आपको बताऊंगा. ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. सपोज अ फोर्स Fx on a body of mass m in time t, then its velocity changes from u small, initial u is initial velocity of the object, from u to v. v is, तो यहाँ पर देखिए ये फोर्स एफ एक्स ऑन ए बॉडी, एक फोर्स मान लो एफ एक्ट करता है एक बॉडी के ऊपर में, और जिस बॉडी का मास है स्मॉल एम, और वो फोर्स जो अप्लाई होता है टी टाइम में, जिससे उस बॉडी का वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी यू रहता है, मगर जैसे ही फोर्स उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है? वी हो जाता है. वी जो है वो फाइनल वेलोसिटी है. अब इसके बाद देखिए हमको मोमेंटम क्या मिलेगा? इनिशियल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम बताइए क्या होगा? मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया. इनिशियल मोमेंटम मान लीजिए P1 ले लेते हैं, तो मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, या ये हो जाएगा mu. ओके, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास u है, मास तो कभी चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट है, इसलिए सेम रहेगा. मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज द इनिशियल मोमेंटम. मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है वो मोमेंटम होता है. एंड फाइनल P2 मान लेते हैं, m इंटू वी, यस mv, तो ये हो जाएगा फाइनल मोमेंटम. ठीक है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमारे पास v है,
तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, बताइए, डेल पी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये हो जाएगा P2 माइनस P1, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम जितना था उससे आप इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर देंगे तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। तो फाइनल मोमेंटम क्या है अपने पास में mv और इनिशियल मोमेंटम mu, दोनों से कॉमन क्या निकलेगा, m कॉमन निकलेगा, तो ये हो जाएगा mv माइनस u, ठीक है। इसको अपन मान लेते हैं इक्वेशन चेंज इन मोमेंटम। नाउ टाइम टेकन, कितना टाइम लिया मोमेंटम को चेंज होने में, टाइम टेकन ये हो जाएगा t मान लेते हैं, t सेकंड, ओके। t सेकंड में टाइम जो है वो लिया गया है मोमेंटम को चेंज होने में। अब उसके बाद देखिए t सेकंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम कितना स्पीडली चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में हमको डिफाइन करना है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, मतलब मोमेंटम चेंज हुआ पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो मोमेंटम चेंज कितने समय में हुआ है, तो मोमेंटम चेंज देखिए, चेंज इन मोमेंटम मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम टेकन क्या हो जाएगा t, ठीक है। अब यहां पर इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब देखिए, और फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन होते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस at, तो ये होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, a इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एंड t इक्वल टू टाइम टेकन, ओके। अब यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूला से a का वैल्यू मिल जाएगा एक्सेलरेशन का, एंड a इक्वल टू क्या हो जाएगा v। अब इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन के टर्म में लिखेंगे, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये हो जाएगा इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है, क्योंकि a हमारे पास क्या है v माइनस यू बाई टी, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉडी, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स जो अप्लाई हो rहा है वो बॉडी के ऊपर में। तो यहाँ पर लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू मोशन क्या होगा, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, अगर आपने इसको नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू इरेज द बोर्ड। तो यहाँ पर देखिए न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, रेट ऑफ डायरेक्टली ऑन द बॉडी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स F है हमने लिखा है, और प्रोपोर्शनल किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या निकाला हमने, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं, और F इक्वल टू
K इंटू एम ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको इक्वेशन नंबर 4 कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर 4 में K जो है नोट कर लीजिए, दिस इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल साइन को आपने हटाया तो एक कांस्टेंट आया, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। अब प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो है उसको यूनिट लाना है, हमको यूनिट में लाना है, मतलब 1 लाना है। इसका वैल्यू कैसे करेंगे, तो F का वैल्यू ऐसा चूज करेंगे मास और एक्सेलरेशन का कि K का वैल्यू 1 आ जाए। ठीक है, इफ F इक्वल टू 1, M इक्वल टू 1 एंड A इक्वल टू 1, देन क्या मिलेगा आपको, 1 इक्वल टू K इंटू 1 इंटू 1 और K इक्वल टू 1। तो देन F इक्वल टू एम ए। सो दिस इज द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसी से आप डिफाइन कर सकते हैं यूनिट फोर्स को। तो यूनिट फोर्स क्या होगा, 1 न्यूटन। अब फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो 1 न्यूटन क्या होगा, अगर यहाँ पर सब का वैल्यू 1 रख दीजिए, फोर्स इक्वल टू 1 न्यूटन, मास इक्वल टू 1 kg, एक्सेलरेशन इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नोट करते जाइए, F इक्वल टू 1 न्यूटन, मास इक्वल टू 1 kg, एक्सेलरेशन इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन 1 Newton is the force when acting on an object of 1 unit mass or 1 kg mass, it produces an acceleration of 1 meter per second square। ठीक है, डिफाइन कर दिया हमने। 1 न्यूटन किसको बोलते हैं, फिर से 1 न्यूटन इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन यूनिट मास or 1 kg mass produces an acceleration of 1 meter per second square। तो ये होता है फोर्स का। अब यहां पर देखिए फोर्स का एक और यूनिट निकल जाएगा, ये kg और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो kg मीटर स्क्वायर इज आल्सो द यूनिट ऑफ फोर्स। अब यहां से हम एक और चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन से क्या करते हैं, इससे हम फोर्स को मेजर करते हैं। क्या करते हैं, फोर्स को मेजर करते हैं। इफ वी नो द वैल्यू ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट, देन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। यदि आपके पास मास ऑब्जेक्ट का पता है कितना है, एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ है, कितना एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट का, ये आपको पता है, तो आप उस ऑब्जेक्ट में लगने वाले फोर्स का वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं। ये होता है न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और इस लॉ से हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ में हमको हम मैग्नीट्यूड ऑफ जो फोर्स है उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इट विल आल्सो रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्ट्स अपॉन इट एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। ओके, एक बॉडी जब रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, या मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में, स्ट्रेट लाइन में, जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया ना जाए तब तक वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, या मोशन में तो मोशन में रहेगा। बट यहाँ पर ये लॉ जो बताता है, सेकेंड लॉ हमको बताता है कि बॉडी पर अगर फोर्स लगता है तो उसमें क्या होता है। ठीक है, और फोर्स से हम उसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। एंड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी आर हैविंग 2 पार्ट्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो फोर्स के प्रोपोर्शनल। अगर जितना ज़्यादा फोर्स एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उतना ही ज़्यादा होगा। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम हो रहा है बहुत ही, तो फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर उतना ही कम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर मास जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, मास यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है,
और एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर वो क्या होता है, चेंज हो सकता है। मतलब एक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जितना ज़्यादा होगा, एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा फोर्स उस पर लग रहा है। ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कम है तो उस पर फोर्स क्या लग रहा है, कम है। ठीक है, तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। और जो चेंज टेक प्लेस होता है, वो चेंज जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स में होगा। मतलब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो फोर्स जो होता है उसको मोशन में सेट कर देता है, या फिर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो ये फोर्स जो होता है उसके मोशन को इंक्रीज कर देगा या डिक्रीज कर देगा, या